गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 3 में केमिस्ट्री ऑफ फ्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरॉल डिस्कस किया था। पायरॉल के एसिडिक नेचर को हमने समझा था और साथ ही हमने उसकी केमिकल रिएक्शंस को भी पिछले सेशन में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोग फ्यूरॉन के बारे में जानेंगे। फ्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना किस तरह की है। एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ फ्यूरॉन भी हम डिस्कस करेंगे। फ्यूरॉन की प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियां और उसकी इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस सेशन में फ्यूरॉन्स की हम जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पायरॉल के केस में भी देखा था, जिस तरह से पायरॉल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूरॉन पायरॉल की तरह एक 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें जैसे पायरॉल में हमने देखा था कि हेटेरोएटम नाइट्रोजन था, यहाँ पर हेटेरोएटम ऑक्सीजन होता है। पायरॉल की तरह फ्यूरॉन में भी कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। चारों कार्बन फ्यूरॉन के जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फ्यूरॉन का लोन पेयर, फ्यूरॉन के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। फ्यूरॉन का ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके डिलोकलाइजेशन को परफॉर्म करता है और जिस डिलोकलाइजेशन के कारण यह सिस्टम हकल के जो एरोमेटिसिटी रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, उसको करस्पॉन्ड करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पायरॉल की तरह फ्यूरॉन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसा कि हमने पायरॉल के केस में देखा था कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जो रेस्ट ऑफ कार्बन एटम्स हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, जो कि पीरियोडिक टेबल का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा रहेगी इन कंपेयर टू कार्बन एटम। यहाँ पर आपको पायरॉल का फ्यूरॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फ्यूरॉन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ये जो 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है, जो कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर है, यह ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होके ये वाला लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल, जो कि वेकेंट p ऑर्बिटल है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसमें एग्जिस्ट करता है और ये इस मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल प्लेन पर ही एग्जिस्ट करता है, जबकि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये सब मॉलिक्यूलर प्लेन के, जो मॉलिक्यूलर प्लेन दिख रहा है आपको, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर रहते हैं ताकि ये डिलोकलाइजेशन को परफॉर्म कर सके। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फ्यूरॉन का डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पायरॉल में भी कहा था कि जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड है और उससे संबंधित जो एनालिटिकल स्टडीज, जो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होता है, उसके आधार पर हम ये देखा गया कि जो फ्यूरॉन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C4H4O होता है। डिलोकलाइजेशन के कारण, जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है फ्यूरॉन में, इसके कारण यह जो फ्यूरॉन है वो सिंपल एल्कीन की एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, एक्सेप्ट डील सेल्डर रिएक्शन को छोड़ के। वो एक एडिशन अभिक्रिया है, उसको हम आगे देखेंगे। इस प्रकार फ्यूरॉन को, क्योंकि फ्यूरॉन में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिक, जो वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए फ्यूरॉन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हकल के रूल को फॉलो करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से पायरॉल में नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरी रिंग में डिलोकलाइजेशन किया था,
उसी प्रकार से फ्यूरॉन में ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में डिलोक्लाइजेशन करता है और इस डिलोक्लाइजेशन पैटर्न से आप देख सकते हैं इस तरह से एक रिंग करंट फ्यूरॉन में डेवलप होती है, जो रिंग करंट एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार से इस डिलोक्लाइजेशन के कारण ही ये जो ऑक्सीजन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को करस्पॉन्ड करता है और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर ज्योमेट्री होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू डिलोक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल होगा फ्यूरॉन का वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ये प्लेनर मॉलिक्यूल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्यूरॉन का जो ऑक्सीजन है, फ्यूरॉन उसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वह कार्बन के साथ डिलोक्लाइजेशन करके सारे के सारे सिस्टम को sp2 हाइब्रिडाइज करता है, इसलिए इस ज्योमेट्री प्लेनर ज्योमेट्री है। यहाँ पर आपको फ्यूरॉन का जो मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क है उसके एबव प्लेन, ये एबव प्लेन है और ये बिलो प्लेन है। एबव और बिलो प्लेन पर रिंग करंट बनती हुई दिख रही है जो कि इलेक्ट्रॉनों के डिलोक्लाइजेशन के कारण है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कि रेड कलर जहां जहां भी दिख रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इन एंड्स पर जहां ब्लू लोब्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। साथ ही ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये डिलोक्लाइजेशन को करस्पॉन्ड करता है। प्रिपरेशन की मेथड्स देखते हैं फ्यूरॉन की। पायरोल की तरह इसकी भी बहुत ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल नहीं है। पहली मेथड है म्यूकिक एसिड से। म्यूकिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन करने पर, यानी कि इसका हम डिकार्बोक्सिलेशन करें और डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन परफॉर्म होता है और फ्यूरॉन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस फ्यूरॉन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 यहाँ से एलिमिनेट होगा और हमें फ्यूरॉन का मॉलिक्यूल मिलेगा। फ्यूरॉन की जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सेलुलोजिक कंपाउंड से बनाने की, जिसे हम परफ्यूरल से बनाना भी कहते हैं। पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर आपको पता है कि ये सेलुलोज के डिग्रेडेशन से आपको पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर मिलती हैं। पेंटोज शुगर को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर एल्डोपेंटोज मिलता है और ये एल्डोपेंटोज जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर फ्यूरॉन 2 कार्बाल्डिहाइड, जिसे कि फरफ्यूरल कहते हैं, इस फरफ्यूरल को जिंक और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर डिकार्बोनिलेशन होके हमें फ्यूरॉन को देता है। ये जो बनाने की विधि है फरफ्यूरल से, ये फ्यूरॉन के बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। इसकी अंतिम विधि है पाल-नॉर सिंथेसिस, जैसा कि हमने पैरोल में भी देखा था। यहाँ पर 2,5 हेक्साडाइनोन हम यहाँ पर लेते हैं, हेक्सेन डायोन। इसको जब हम ये 1,4 डाइकेटोन है, 1,4 डाइकेटोन को जब हम P2O5 के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें 2,5 डाइमिथिल फ्यूरॉन, जैसा कि पैरोल के केस में हमने देखा था, फ्यूरॉन का यहाँ पर हमें डेरिवेटिव प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन, सॉरी ये फ्यूरॉन होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन की हम बात करते हैं। फ्यूरॉन एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 31.4 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो स्मेल या गंध होती है वो क्लोरोफॉर्म की तरह होती है। ये ईथर में इंसॉल्युबल है, लेकिन ईथर के अलावा जो अन्य विलायक होते हैं, ऑर्गेनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उसमें सॉल्युबल है। कि ईथर नॉन पोलर होते हैं और ये कंपाउंड पोलर है, इसलिए ये ईथर में इंसॉल्युबल रहेगा। अन्य ऑर्गेनिक विलायकों में ये घुलनशील रहेगा। रासायनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए इसको। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलोक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन भी एरोमेटिक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, फ्यूरॉन को डिलोक्लाइजेशन का एरोमेटिक हो रहा है। फ्यूरॉन बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, चूंकि फ्यूरॉन एक एरोमेटिक कंपाउंड है
इसलिए फ्यूरॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, जिसे कि हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एटसेट्रा, फ्यूरॉन इन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। इसके अतिरिक्त फ्यूरॉन की एक और रिएक्शन देखने को मिलती है, जो कि एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसे कि हम डील्स-एल्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। इस सेशन में हम इन रिएक्शनों को डिस्कस करेंगे। पायरल की ही भांति फ्यूरॉन में भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो पोजीशन 2 पर होता है। जैसा कि हमने पायरल में देखा था, 2 एक्सपेरिमेंट हमने किए थे। पोजीशन नंबर 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने करा के देखा था, पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के देखा था। और उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखा कि जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कराने से ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उसी के करस्पॉन्ड फ्यूरॉन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, फ्यूरॉन में पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने पर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन दोनों में से भी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाएगा, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है। जबकि हम अगर पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के हमने जब देखा था, तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर मिले थे, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर वैसा ही स्ट्रक्चर था जिसमें ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज था। बाकी 2 जो स्ट्रक्चर थे वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे जो स्टेबल थे। इस प्रकार पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच कराने पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और जो इंटरमीडिएट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हैं इन कंपैरिजन टू पोजीशन 3। इसलिए पोजीशन 2 पर ही फ्यूरॉन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जिस प्रकार से हमने पायरॉल में देखा था, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या अन्य जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनें थी, उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे। फ्यूरॉन में हैलोजिनेशन जो होता है वो आसानी से संभव हो जाता है, फ्यूरॉन रिएक्टिव ज़्यादा है। जब भी हम फ्यूरॉन की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन या तो Cl2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर CH3COH मीडियम या फिर 1,4-डाइऑक्सिन मीडियम लो टेम्परेचर पर, तो हमें 2 ब्रोमोफ्यूरॉन या 2 क्लोरोफ्यूरॉन या 2 आइडोफ्यूरॉन हमें प्राप्त होता है। मैकेनिज्म जैसा कि हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन 2 पर अटैक कराने की जो मैकेनिज्म है, वैसी ही मैकेनिज्म यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। केवल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हैलोजन यानी कि हैलोनियम आयन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर CH3COH X2 के साथ रिएक्शन करेगा, CH3COX और HX मिलेगा। यहाँ पर इस CH3COX में जो X है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, और इस तरह से ये 2 हेलो फ्यूरॉन को परफॉर्म करेगा। सिमिलरली सल्फोनेशन है, फ्यूरॉन का सल्फोनेशन पिरिडीन के साथ इथिलीन डाइक्लोराइड में, जैसा पैरॉल में था वैसी रिएक्शन है ये भी। आपको फ्यूरॉन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी, एसाइलेशन में जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को लिया था इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये ZnCl2 इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके इस तरह से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये डबल बॉन्ड है ये उठ के जिंक के पास आएगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन पॉजिटिव आपको मिलेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और आपको ये 2 एसिटिल फ्यूरॉन इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। नाइट्रेशन, जब भी HNO3 को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर नाइट्रो एसिटेट मिलता है। नाइट्रो एसिटेट में नाइट्रो ग्रुप NO2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है। फ्यूरॉन की रिएक्शन जब हम इस इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, तो पोजीशन 2 पर रिएक्शन होकर हमें 2 नाइट्रोफ्यूरॉन प्राप्त होता है। मैकेनिज्म आप सिमिलरली हर एक रिएक्शन के लिए दे सकते हैं। पहला स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा स्टेप हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद उसी स्टेप में आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करेंगे, और थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, जहाँ पर हमें
प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक अभिक्रिया थी गेटरमैन कोच सिंथेसिस। इसमें फ्यूरॉन की अभिक्रिया जब हमने HCl और HCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट AlCl3 के साथ रिएक्शन करके यहाँ से हैलोजन AlCl3 इस हैलोजन को लेके जाएगा, कार्बन को प्लस चार्ज का बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, जिससे कि हम इमाइन डेरिवेटिव कहते हैं। और ये इमाइन डेरिवेटिव H2O से हाइड्रोलाइज होके हमें 2-फॉर्माइल फ्यूरॉन देगा, या इसे फ्यूरॉन 2 कार्बाइल्डेट भी कहते हैं, या इसे हम फरफ्यूरल भी कहते हैं। प्रीमर-टीमन रिएक्शन है। जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड CH-Cl3 के साथ KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये फ्यूरॉन करस्पॉन्डिंग फॉर्माइल डेरिवेटिव उस एरोमेटिक कंपाउंड का देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, फ्यूरॉन एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। इसकी अभिक्रिया जब हमने CH-Cl3 से कराई KOH में, तो यहाँ पर फ्यूरॉन 2 कार्बाल्डिहाइड या फॉस्फोरल प्राप्त होता है। सबसे पहले CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म बेस के साथ अभिक्रिया करके ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन बनाता है। ये ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन क्लोरीन को क्लोराइड आयन को रिमूव करके डाइक्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट होगा। डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था। इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉनों का इसको रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये CCl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देगा, जिसका कि बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिसे कि हमने फॉस्फोरल के नाम से भी जाना था। एक जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन फ्यूरॉन की है कि फ्यूरॉन एक एडिशन रिएक्शन देता है। ये एडिशन रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि फ्यूरॉन का जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं हो पाता है। मतलब कि फ्यूरॉन के ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। तो डिलोकलाइजेशन तो इसमें होता है, लेकिन जो डिलोकलाइजेशन का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो सिमेट्रिकल वे में होना चाहिए, इसलिए वो एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं। जितना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही एरोमेटिक प्रॉपर्टी या एरोमेटिक नेचर उसका ज़्यादा होगा। जितना अनसिमेट्रिकल होता जाएगा, उसकी एरोमेटिसिटी कम होती जाएगी, और एरोमेटिक नेचर अगर कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये जो फ्यूरॉन है, ये किसी एल्कीन के साथ एक्टिवेटेड एल्कीन, जैसा कि ये दिख रहा है, मैलाइक एनहाइड्राइड का जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसको हम एक्टिवेटेड एल्कीन भी कहते हैं, इसके साथ एडिशन रिएक्शन दे रहा है। और एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से इसकी होती है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से उठ के इस कार्बन पर अप्रोच करता है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो उठ के इस कार्बन पर अप्रोच करता है। साथ ही ये पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर आता है। आप देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट है, और दोनों कंपाउंड जो है वो ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और एडिशन के प्रोडक्ट को हम एडक्ट कहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन जो है एक एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, चक्रीय कंपाउंड बनते हैं, इसलिए इसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट हुए थे, डील्स एंड एल्डर, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिसके लिए इनको 1950 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसलिए इसको उनके नाम से जाना जाता है। ये अभिक्रिया डील्स एल्डर रिएक्शन कहलाती है। तो इस प्रकार हमने फ्यूरॉन की प्रिपरेशन, फ्यूरॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। थायोफिन की भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर जैसे फ्यूरॉन की अभिक्रिया है वैसी ही होती हैं, केवल थायोफिन में ये डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं संभव है। इसके अतिरिक्त बाकी सब अभिक्रियाएं हैं, जैसे फ्यूरॉन या पैरोल में हमने पढ़ी है, उसी प्रकार की हैं। केवल हमें करना क्या है कि फ्यूरॉन में ऑक्सीजन की जगह हमको सल्फर लिखना है, और बाकी अभिक्रियाएं इसी की भांति आप इसको लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसलिए अब हम अगले सेशन में सीधे पिरिडीन पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पिरिडीन के अलावा जो बचे हुए पार्ट हैं, पिरिडीन है, क्विनोलिन है और आइसोक्विनोलिन, 3 टॉपिक्स हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।